अच्छा जी। तो पहली क्लास का हम इंशाल्लाह बकायदा आगाज करने जा रहे हैं। और जो सबसे पहली एडवाइस मैं हर सेशन के आगाज में करता हूं, ये तकरीबन हमारा 16वां सेशन है। तो हर सेशन के आगाज में सिर्फ एक ही एडवाइस होती है कि जब सेशन शुरू होता है ना, तो सेशन शुरू होता है तो हर बंदा इतना इंटरेस्ट लेता है। हर कोई क्लास में आता है पहले वीक में, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है, एमसीक्यूज डिस्कस करता है, सब कुछ डिस्कस करता है। लेकिन एक हफ्ते बाद जब पता चलता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट जो है वो लोग लूज करना शुरू कर देते हैं। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं और हम टाइम नहीं दे पाते। तो जिंदगी में कोई भी काम जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए एक ही शर्त है कि आप रेगुलर हों और आप रेगुलर टाइम दें। आपके माइक्स मैंने इसलिए ऑफ किए हैं कि आप लोग अपने माइक्स ऑफ नहीं करते, तो फिर वो डिस्टॉर्शन होती है और आपकी आवाज़ें जो हैं वो हमें आती हैं। अपने कैमरे भी बंद कर लें आप, ताकि हमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो। और पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद फिर जो है वो मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके माइक में ऑन कर दूंगा, और फिर हम क्वेश्चंस आपके लेंगे। और जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई होंगी उनको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो सेशन जो है ये हमारा, ये ये जहन में रख के आपने पढ़ना है कि हमने बिल्कुल जीरो से शुरू करना है और हमने हीरो बनना है। इसलिए शुरू में कुछ चीजें बहुत बेसिक होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं, आपने उनको बहुत पढ़ाया है। ठीक है। लिहाजा आपने ये नहीं कहना कि सर ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। बहुत सारी चीजें हो सकता है जो आपको पता हो, वो किसी दूसरे को पता ना हो। तो हमने जो ये जो हमारी डिस्कशन होगी, मैं इसको आपको पढ़ा नहीं रहा, आपके साथ एक तरह की डिस्कशन ही है। आप माशाल्लाह एमफिल पीएचडी एमएससी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको पढ़ाया तो नहीं जा सकता, डिस्कशन ही होगी हमारी। अच्छा, मेरा जो मेन फोकस है वो किन चीज़ों पर होगा कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, किस किस तरह से पूछी जाती हैं, कैसे एमसीक्यूज बनते हैं। साथ में आपको गाइड करता चला चलूंगा कि पिछले पेपर्स में ये चीज़ भी पूछी जा चुकी है। जो चीज़ें बहुत सिंपल हैं वो नहीं आती, उनको हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये सेशन ये जहन में रख के आपने पढ़ना है कि इसमें ना सिर्फ आपकी लेक्चरर और एसएस की तैयारी होनी है, बल्कि फिजिक्स का कोई भी टेस्ट, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट हो या वो फोरेंसिक साइंस का टेस्ट हो, वो कोई भी टेस्ट हो, वो इंशाल्लाह आप बेसिकली हमारा मकसद अपना सब्जेक्ट नॉलेज बेहतरीन करना है, अपना सब्जेक्ट नॉलेज बेहतर करना है, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को ज़बरदस्त करना है। चाहे आप किसी भी तरह का टेस्ट दें फिजिक्स में, तो आपको मसला ना हो। और उसका एक ही तरीका है कि अपना सब्जेक्ट नॉलेज बेहतर किया जाए। तो मैं अपनी फजूल बातें जो हैं उनको अभी बंद करने लगा हूं, और आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं जी। जी, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। जी, तो स्क्रीन आप लोगों को नजर आना शुरू हो गई है। तो आप लोग इस हवाले से लकी हैं कि हमने पहले 15 सेशन पढ़ाए हैं, और ये हमारा ग्रैंड सेशन इस हवाले से है कि इसके अंदर हम आपको फिजिक्स के साथ साथ पेडागोजी भी लेके चलेंगे, और साथ साथ जीके को भी लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कोई भी फिजिक्स का टेस्ट हो, इंशाल्लाह वो हम इससे कवर करेंगे। तो पेडागोजी भी हमारा साथ चलेगा और इंशाल्लाह जीके भी हमारा साथ चलेगा। तो इसलिए हमने इस सेशन का नाम रखा है जी, ग्रैंड सेशन। ठीक है। बहुत कम फीस रखी है और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये हमारा सेशन चलेगा। तो शुरू कर रहे हैं जी हम बहुत बेसिक से, फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सबको ही पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाता हूं और एंड पे फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सिस्टम की, या किसी भी फेनोमेना से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेंथ की बात करें, ठीक है, तो लेंथ क्या है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है।
ठीक है जी। इसी तरह से आप टेम्परेचर की बात, सॉरी, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो ये भी किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास मोमेंटम, ये किसी सिस्टम के साथ एसोसिएट हो सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी हाइट से, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एच हाइट है, और इस हाइट से मैं कोई चीज ड्रॉप करता हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये ग्राउंड पर जब पहुंचती है तो कितना टाइम लेती है। तो यहां पर हम एक फिनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने लेंथ और रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी, या किसी सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने मोमेंटम की एग्जांपल दी, ठीक है, दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको मेजर किया जा सकता है या क्वांटिफाइड, इसको क्वांटिफाइड किया जा सकता है। बच्चों, क्वांटिफाइड का मतलब क्या होता है? क्वांटिफाइड का मतलब होता है किसी भी किसी भी किसी भी प्रॉपर्टी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करना, ठीक है। मसलन मेरे पास एक प्रॉपर्टी है लेंथ, ठीक है, तो मैं इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता हूं, मैं कहता हूं जी लेंथ 5 मीटर। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू इसको असाइन की है, ये जो मैंने इसको मेजर किया है, इसे कहते हैं क्वांटिफाई करना। किसी भी चीज को अगर आप मेजर कर रहे होते हैं, उसको माप रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि आप उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वही हो सकती है जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती, वो हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, ठीक है, आप इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। एक्सप्रेशंस, आप इनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रो रहा है, या कोई हंस रहा है, या कोई खुश हो रहा है, ठीक है, या कोई दुखी हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जनाब ये 5 मीटर स्माइल कर रहा है, ये 5 किलोग्राम स्माइल कर रहा है, ये 10 किलोग्राम के आंसू बहा रहा है। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन एक्सप्रेशंस होते हैं, इनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आते। और फिजिक्स जो है, इसको कहते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि फिजिक्स में हम हर उस चीज को स्टडी करेंगे जिसको मेजर किया जा सकता है। These quantities are used to describe the fundamental aspects of the physical world। यानी कि हमारी जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें हर सूरत में, देखिए, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को आपने एक्सप्लेन करना है ना, लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो भी आपको कोई ना कोई यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर चाहिए इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। तो कोई भी फिजिकल फिनोमेना उठा के देख लें, गाड़ी सड़क पे चल रही है, तो उसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो आपको वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो कोई भी फिजिकल फिनोमेना ऐसा नहीं है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या उसके बगैर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो ये क्यू से मुराद है क्वांटिटी, एन से मुराद है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू से मुराद है यूनिट। यानी कि किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वो यूनिट जिसमें आपने उसको मेजर किया है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है, ये चेंज नहीं होता, चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन जो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है, और मैं कहता हूं कि जी इस रॉड की जो फिजिकल लेंथ है, ठीक है, वो 1 मीटर है। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा, तो ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, इसका जो प्रोडक्ट है, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है इसकी? ये जो फिजिकली मुझे लेंथ नजर आ रही है, अब देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 100 आएगी, आप इसे मिलीमीटर में लिखेंगे तो ये 1000 आएगी। ठीक है। यानी कि आप जब यूनिट चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है उसकी फिजिकल नेचर चेंज नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां से शायद कोई पेपर में तो सवाल ना आए, लेकिन इनको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हमारा सेशन एक ओवरऑल सेशन है।
तो इसकी जो टाइप्स हैं वो बेस और ड्राइव हैं। बेस क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल हैं, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इनको मेजर करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, इनको कहते हैं फंडामेंटल। तो बेस क्वांटिटीज जो हैं इनको फंडामेंटल कहा जाता है, और ये हमारे पास 7 है। उसके अलावा जितनी भी हैं वो नॉन फंडामेंटल हैं और उनको ड्राइव कहा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो हमें डिस्कस जो चीज करनी चाहिए वो ये है, ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में आता है और वो पूछते भी हैं कि चार्ज फंडामेंटल क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज के फ्लो को हम Q बाय टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नीचे टाइम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतने टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज फ्लो कर गया है। तो अब यहां से बाहिर ये लग रहा है कि करंट फंडामेंटल नहीं है, चार्ज ज्यादा फंडामेंटल है, क्योंकि चार्ज के फ्लो को आप करंट कह रहे हो। तो फिर हम करंट को बेस यूनिट में या बेस क्वांटिटी में क्यों रखते हैं, करंट को फंडामेंटल क्यों मानते हैं, हम चार्ज को फंडामेंटल क्यों नहीं मान लेते, ठीक है जी। तो यहाँ चैट में किसी ने कुछ पूछा है तो मैं, जी अभी आप चैट में मैसेज ना करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अलावा मैसेज करें ना करें। एंड पे मैं आपके माइक्स ऑन कर दूंगा, फिर हम कोई क्वेश्चन होगा तो वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। उन बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से जो एक एस्पेक्ट है वो है इजी टू मेजर। अब जो चार्ज है, चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको मेजर करना आसान नहीं है। हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं करते, बल्कि हम इसको इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं कि Q इज इक्वल टू एन ई। यहां से अगर मैंने अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, अगर मैंने यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मैंने एन निकालना है, ठीक है, तो हम इसको इनडायरेक्टली करंट के साथ मेजर करते हैं। तो करंट चाहे जितना भी कम हो, उसको डायरेक्टली और बहुत ही आसानी के साथ मेजर किया जा सकता है। यही वजह है कि हमने करंट को फंडामेंटल रखा है और चार्ज को हमने ड्राइव रखा है, उसको फंडामेंटल नहीं रखा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम यूनिट के ऊपर। तो यूनिट क्या है, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 1 किलोग्राम है, ठीक है, 1 किलोग्राम एक सिलेंडर है, ठीक है जी। इस सिलेंडर का जो मैस है इसको हमने 1 kg कह दिया। अब ये सिलेंडर हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया। किसी भी चीज का अब अगर आपने मैस मेजर करना है ना, तो इस सिलेंडर के मैस के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है टू एक्सप्रेस एंड मेजर अ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अच्छा, जो भी आप स्टैंडर्ड बना रहे हैं यूनिट के तौर पर, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक तो वेल डिफाइन हो, उसमें कोई एम्बिगिटी ना हो, इजीली अप्रोचेबल हो, आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इन वेरिएबल विद टाइम एंड स्पेस, यानी कि ऐसा ना हो कि 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उसकी साख्त में कोई तब्दीली आ जाए, या फर्ज करें कि मैंने उसे जापान में रखा हुआ है, मैं उसे उठा के लाहौर ले आता हूँ, तो लाहौर लाने से टेम्परेचर और जो फिजिकल कंडीशन है वहां पर, उनकी वजह से उसकी हैयत में तब्दीली आ जाए, उसकी साख्त में तब्दीली आ जाए, उसकी नेचर में तब्दीली आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको टाइम और स्पेस के साथ इनवेरिएबल होना चाहिए जी। तो ये है जी हमारा फोकस पॉइंट। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं इसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं कि यहां से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है, जहां से एमसीक्यूज आने का चांस होगा वहां मैं बोलूंगा कि ये हमारा टारगेट पॉइंट है। अच्छा, हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए 2 यूनिट हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक सर्कल बनाता हूं आपके सामने। अब फर्ज कर लें कि इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, ठीक है। अब मैं इसके सर्कुम्फेरेंस के ऊपर एक आर्क बनाता हूं,
ठीक है जी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि वो आर्क का कलर और हो जाए। ठीक है, इसके सर्कुम्फेरेंस के ऊपर मैं एक आर्क बनाता हूं। ये मैंने एक आर्क बना दी इसके सर्कुम्फेरेंस के ऊपर, और इस आर्क की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर होनी चाहिए। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क मैंने इसके सर्कुम्फेरेंस के ऊपर बनाई है, इस आर्क की लंबाई अगर सर्कल के रेडियस के बराबर है तो क्या होगा, तो जो ये एंगल बनाएगी आर्क, ठीक है, जो ये एंगल बनाएगी आर्क, एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, ऐसी आर्क सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती है, इस एंगल को हम 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्टेरेडियन की। ठीक है जी, स्टेरेडियन जो है, हमारे पास एक सफियर है, एक सॉलिड सफियर। ठीक है, उस सॉलिड सफियर की सरफेस के ऊपर, ठीक है जी, एक ऐसा सरफेस एरिया जो कि सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक ऐसा हमारे पास सफियर जिसका रेडियस 1 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, और इसकी सरफेस के ऊपर एक ऐसा सरफेस एरिया जो सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो। तो ये एरिया, ठीक है, जिस एरिया का, जो एरिया सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, वो एरिया जितना एंगल बनाएगा सेंटर पर, उस एंगल को कहेंगे 1 स्टेरेडियन। तो अगर रेडियस 1 मीटर हो तो ये एरिया फिर कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये एंगल जितना सरफेस एरिया हमने बताया है, वो सरफेस एरिया जितना एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, उसे कहेंगे 1 स्टेरेडियन। ये जो रिमेंबर होता है ना, याद रखना आपने, रिमेंबर हमारा टारगेट पॉइंट होता है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। रेडियन इज यूज्ड टू मेजर 2 डायमेंशनल एंगल। 2 डायमेंशन, ठीक है जी, रेडियन कट आउट लेंथ ऑफ सर्कल सर्कुम्फेरेंस इक्वल टू द रेडियस। देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि जो 1 रेडियन है ना, ये कितनी लेंथ के बराबर होता है, ये सर्कल के रेडियस के बराबर लेंथ कट करता है। ठीक है जी, तो यही लिखा हुआ है यहां पर, रेडियन कट आउट अ लेंथ ऑफ सर्कल सर्कुम्फेरेंस इक्वल टू द रेडियस। उसके बाद है जी, स्टेरेडियन इज यूज टू मेजर एंगल इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में जो एंगल हमारे पास होता है, इसको सॉलिड एंगल भी कहते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। स्टेरेडियन कट आउट, अच्छा, जो रेडियन है वो क्या करता है, वो लेंथ के बराबर लेंथ को कट आउट करता है, जबकि स्टेरेडियन जो है ये एरिया को कट आउट करता है। कितना एरिया, सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। कितना एरिया, सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। स्टेरेडियन का एक और भी नाम है, इसको स्क्वायर रेडियन भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, इसको स्टेरेडियन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं जी हमारे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के ऊपर। ठीक है जी, ये भी हमारा टारगेट पॉइंट है, यहां से एमसीक्यूज पहले भी आ चुके हैं, लेक्चरर के एग्जाम में भी एमसीक्यूज आ चुका है यहाँ से, इसके अलावा एसएस के एग्जाम में भी एमसीक्यूज आ चुका है, और इसके अलावा जीके, जीके में से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट हम कर रहे हैं। अच्छा, हमें प्रैक्टिकल यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब फर्ज करें ना कि मुझे पता है कि डिस्टेंस का यूनिट जो है, एस आई यूनिट, वो मीटर है, लेकिन मुझे अगर सन और अर्थ के दरमियान अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, वो तो फिर कई मिलियंस मीटर, बल्कि बिलियंस, ट्रिलियन मीटर हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल यूनिट बना लिए, ताकि जो लार्ज डिस्टेंस हैं उनको, या स्मॉल डिस्टेंस हैं उनको मेजर करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहला हमारे पास है जी एयू, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कहां पे इस्तेमाल होता है? एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, 1 AU ये डिस्टेंस होता है बिटवीन अर्थ एंड सन, सूरज और जमीन के दरमियान जो फासला है उसे कहते हैं 1 AU। 1 AU बराबर किसके होता है? ये वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज बन सकती है। 1 AU जो है ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर या 93 मिलियन माइल्स के बराबर होता है। ठीक हो गया। इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? इसको विदिन सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर रहते हुए एक प्लेनेट और दूसरे प्लेनेट के दरमियान
ठीक है जी। सन और किसी प्लेनेट के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम AU इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लाइट ईयर, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है। और एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है। वन लाइट ईयर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 9.5 इंटू 10 raised to the power 15 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पर इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, जो AU था, वो सोलर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन जो लाइट ईयर है ये बड़ा यूनिट है। ये एक गैलेक्सी से दूसरी, यानी कि एक स्टार से दूसरे स्टार के दरमियान, गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी पारसेक, ये लार्जेस्ट यूनिट है जी डिस्टेंस का, याद रखिएगा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। पारसेक, द पारसेक इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोफिजिक्स। द टर्म पारसेक स्टैंड फॉर पैरेलैक्स आर्क सेकंड। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन नीचे देखें जी, ये देखें, ये जमीन है और ये सूरज है। जमीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, मैंने आपको बताया अभी कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। अच्छा, यहां पर दूर एक स्टार है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आर्क बन गई है, ये वाली आर्क सूरज और जमीन के दरमियान, ये वाला डिस्टेंस जिसको आप AU कह रहे हो, ये 1 AU किसी दूर दराज स्टार के साथ जब एंगल बनाता है, कितना एंगल, 1 आर्क सेकंड। बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा। कितना छोटा कि 1 आर्क सेकंड जो है, 1 आर्क सेकंड ये बराबर होता है 1/3600 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 3600 पार्ट, 36वां हिस्सा, इतना छोटा सा एंगल। तो जब ये 1 AU किसी दूर दराज स्टार के साथ 1 आर्क सेकंड का एंगल बनता है, तो उस वक्त बनाता है, तो उस वक्त स्टार और सन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये 1 पारसेक होता है। अब ये चीज जो है वो शायद MCQs में ना आए, लेकिन 1 पारसेक बराबर किसके है, 3.086 इंटू 10 raised to the power 16 मीटर। ठीक है। और ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का। उसके बाद माइक्रोन है। माइक्रोन जो होता है 10 raised to the power -6 मीटर होता है। ठीक है जी। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हमारे बायोलॉजी के अंदर सेल के जो साइज होते हैं वो माइक्रोन में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, ये भी माइक्रोन में होती है। ठीक है, माइक्रोमीटर में होती है। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में, ऑप्टिक्स में और नैनो टेक्नोलॉजी में। उसके बाद एंगस्ट्रम है, ये भी लेंथ का यूनिट है। और 1 एंगस्ट्रम जो है ये 1 × 10 raised to the power -10 मीटर के या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक स्केल, यानी कि एटॉमिक लेवल के ऊपर। ठीक है, जैसे क्रिस्टलोग्राफी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एटम्स का रेडियस निकालने के लिए, किसी ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए, यानी कि एटम ऑर्बिटल रेडियस निकालने के लिए, न्यूक्लियर रेडियस निकालने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए, तो जो हमारे न्यूक्लियर स्केल है उसके अंदर इस यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्यूरी है, ये पेपर में आया हुआ है, SS के पेपर में 2015 में, कि 1 क्यूरी किसके बराबर होता है। 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10 raised to the power 10। इसको बैकरल भी कहते हैं, और इसको हम एक सेकेंड जी, इसको हम बैकरल भी कहते हैं, और बैकरल की जगह डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, क्योंकि बैकरल जो होता है ये 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। तो क्यूरी कितना है, 3.7 इंटू 10 raised to the power 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या बैकरल। ठीक है। वैसे जो SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का वो बैकरल है। SI यूनिट क्या है, बैकरल है। इसके अलावा रदरफोर्ड भी इस्तेमाल होता है। रदरफोर्ड इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी नेम्ड आफ्टर रदरफोर्ड। It is non-SI unit that measure the rate of radioactive decay. 1 Rutherford is equal to 1 million decays per second. ये भी याद रखिएगा, 1 million decays per second, यानी कि 10 raised to the power 6 decays per second. उसके बाद कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट हैं जो कि GK में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाला कोई 10 दफा GK में रिपीट हो चुका है। ठीक है जी, कि 1 टन, या इसको मेट्रिक टन भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 क्विंटल जो है ये 100 kg के बराबर होता है। 1 सोलर ईयर,
ठीक है, एक शमसी साल 365 दिन और 6 घंटे के बराबर होता है। हम पता है क्या करते हैं, हम ये 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी साल जो है वो 365 डेज का है, और ये जो 6 घंटे बचे हैं ना, इसको जमा करते जाते हैं। जब 4 सालों बाद जमा करते करते, जब 4 दफा 6 घंटे जमा होते हैं, तो ये बन जाते हैं 24 घंटे, जो कि एक दिन के बराबर होता है। इसलिए हर 4 साल के बाद एक साल 366 डेज का होता है। ठीक है जी। तो आपको याद है कि हर 4 साल के बाद हमारा जो फरवरी है वो 28 की बजाय 29 दिनों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन नहीं लगाती, बल्कि 365 दिन के साथ 6 घंटे भी लगाती है। ठीक है, इसलिए वो जो 6 घंटे हैं उसको हम शामिल नहीं करते, उन 6 घंटों को ऐड करते जाते हैं, और 4 सालों के बाद जो है वो हम उसको मिला के एक दिन बना देते हैं, और फिर हर 4 सालों के बाद हमारा एक साल जो है वो 366 दिनों का होता है। ठीक है जी। इस साल को भला क्या कहते हैं जो 366 दिनों का होता है? क्यों जी? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। क्यों जी 366 दिनों वाले साल को क्या कहा जाता है? गुड। का मतलब आपको पता है, लीप ईयर। गुड। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास है जी वन ल्यूनर मंथ, यानी कि एक कमरी महीना, जो चांद के हिसाब से लेते हैं, वो कितने दिनों का होता है जी? 27.3 डेज। जी, उसके बाद हमारे पास आ गया है जी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास जो सबसे पुराना सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, उसे कहते हैं रॉयल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहां पर इस्तेमाल किया जाता था? बर्तानिया में, ग्रेट ब्रिटेन, ओल्ड टाइम्स, पुराने जमाने में, जब बर्तानिया की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। अच्छा, इसके अंदर जो यूनिट थे वो कौन कौन से थे? इंच, ठीक है, ये लेंथ का यूनिट था। और 1 इंच जो है ये 1 फुट का 12वां हिस्सा है। फुट क्या होता है? ये भी लेंथ का यूनिट था, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। यार्ड, ये भी लेंथ का यूनिट है, और 1 यार्ड में 3 फुट होते हैं। माइल, ये भी लेंथ का यूनिट है, ये 1760 यार्ड या 5280 फीट के बराबर होता है। पाउंड, ये मैस का यूनिट था। ऑंस, ये भी मैस का यूनिट था। ठीक है, 1 पाउंड में 16 ऑंस होते हैं। गैलन, ये लिक्विड वॉल्यूम का यूनिट था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और पिंट, ठीक है, ये भी वॉल्यूम का था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। लेकिन 1 गैलन में, गैलन बड़ा यूनिट है, 1 गैलन में 8 पिंट होते हैं। जिस तरह पाउंड बड़ा यूनिट है, और 1 पाउंड में 16 ऑंस होते हैं। 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 ऑंस। ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम में एक खराबी थी। खराबी ये थी कि ये मैस और वेट में फर्क नहीं करता था। ठीक है, यानी कि ये मैस के लिए भी पाउंड यूज करते थे, और वेट के लिए भी पाउंड यूज करते थे। तो इस सिस्टम को अपडेट किया गया बाद में, और एक नया सिस्टम बनाया गया जिसे हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 इंच कितने मीटर के बराबर है। एमसीक्यूज के लिए आप इसको देख सकते हैं। 1 फुट कितने इंच के बराबर है, 1 यार्ड कितने फुट और कितने इंच के बराबर है, 1 औंस कितने पाउंड के बराबर है, और 1 पाउंड कितने औंस के बराबर है। जी, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को कहते हैं ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम। यानी कि ये वो सिस्टम था जिसमें मैस और वेट में फर्क किया गया। ठीक है जी, जिसमें मैस और वेट में फर्क किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया एफपीएस सिस्टम या ब्रिटिश ग्रेविटेशनल सिस्टम। ठीक है जी, ये सिस्टम अपडेट किया गया, और ये डिफरेंस करता है किस किस में? डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहा जाता है। एफ से मुराद है फुट, पी से मुराद है पाउंड, और एस से मुराद है सेकंड। ठीक है जी। फुट जो है ये लेंथ का यूनिट है। पाउंड ये फोर्स और मैस दोनों का यूनिट है, लेकिन अब फर्क कर दिया गया। फोर्स के लिए उसे कहा जाता है पाउंड फोर्स, और मैस को कहा जाता है पाउंड मैस। तो पाउंड फोर्स को डिफाइन किया गया कि पाउंड फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन 1 पाउंड मैस, इट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स के लिए पाउंड फोर्स कर दिया गया, और मैस के लिए पाउंड मैस कर दिया गया। ठीक है जी। वन नोटेबल फीचर ऑफ द एफपीएस सिस्टम इज दैट इट डिस्टिंग्विश बिटवीन पाउंड फोर्स एंड पाउंड मैस, while in royal system of unit there is single unit for mass and force which can be source of confusion। ठीक है जी। तो ये जो confusion है
फोर्स के वेट के दरमियान और मैस के दरमियान, ठीक है जी, उसमें ये फर्क करता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सीजीएस सिस्टम, सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकंड, विच स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, इज अ मैट्रिक सिस्टम। हमारा जो एम के एस सिस्टम है वो भी मैट्रिक सिस्टम है। एम से मुराद मीटर, के से मुराद किलोग्राम, एस से मुराद सेकंड। यानी कि एस आई सिस्टम के आने से पहले हमारे पास एम के एस सिस्टम था, जिसमें हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, मैस को किलोग्राम में मापते हैं और टाइम को सेकंड में मापते हैं। ये जो सीजीएस सिस्टम है ये उससे पहले का सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम आज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, मैस के लिए हम ग्राम यूज करते हैं और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करते हैं। पीछे मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया कि ये जो एफपीएस सिस्टम है ना, एफपीएस सिस्टम में मैस का एक और यूनिट भी है, स्लग। मैस के लिए स्लग भी यूज किया जाता है। अच्छा जी, तो इसमें जो ड्राइव यूनिट्स हैं उसमें जो नोटेबल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं? डाइन, जो कि फोर्स का यूनिट है, और ईआरजी, ठीक है, जो कि वर्क या एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। अभी यहां पर हम कन्वर्जन देखते हैं कि अगर हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। मसलन हमारे पास जो एम के एस सिस्टम है या हमारे पास जो एस आई सिस्टम है, उसके अंदर जो फोर्स का यूनिट है, ठीक है जी, वो क्या है? वो है जी न्यूटन। और न्यूटन किसके बराबर होता है जी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम चाहते हैं कि हम इसको कन्वर्ट करें सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करेंगे? किलोग्राम को रिप्लेस कर देंगे 1000 ग्राम से, और मीटर को रिप्लेस कर देंगे 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो देखिए जी, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर की जगह क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन गया 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये किसका यूनिट है जी? फोर्स का, और ये डाइन के बराबर है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन्स। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हमारे पास जो एनर्जी और वर्क का यूनिट है वो क्या है? ईआरजी। सीजीएस सिस्टम के अंदर हम चाहते हैं कि हम जोल को कन्वर्ट करें ईआरजी में। तो जोल किसके बराबर होता है जी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो रिप्लेस करें किलोग्राम को 1000 ग्राम से, मीटर को 100 सेंटीमीटर से, और सेकंड तो वैसे ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1000 और ये 10⁻⁴ हो जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है ये ईआरजी के बराबर है, ठीक है जी। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ईआरजी। तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं जी। ये है हमारा टारगेट पॉइंट जी, यहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, तो इसको मैं टारगेट करने लगा हूं जी। क्वांटिटी डिस्टेंस, सबसे बड़ा यूनिट क्या है? पारसेक, पीछे पढ़ के आए हैं। और सबसे छोटा यूनिट क्या है? प्लांक लेंथ। प्लांक लेंथ किसके बराबर है? 1.6 इंटू 10⁻⁵मीटर। और हम इसको क्वांटा ऑफ लेंथ भी कह सकते हैं, क्वांटा ऑफ लेंथ, क्योंकि ये लेंथ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिमिट, CSL, ठीक है। वन चंद्रशेखर लिमिट जो है ये 1.4 टाइम्स मैस ऑफ सन है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो मैस के लिए यूज करते हैं AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। टाइम, टाइम के लिए जो सबसे बड़ा यूनिट यूज करते हैं योटा सेकंड, ठीक है जी। एक योटा सेकंड जो है वो 10⁻⁴
24 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है जी, 1 योटा सेकेंड इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 24 सेकेंड। इस साल जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का, वो भी कुछ टाइम से रिलेटेड था। हमने एटो सेकेंड पल्स बनाई। एटो सेकेंड जो है ये 10 रेज टू द पावर -18 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा जी, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है टाइम का? प्लैंक टाइम। और 1 प्लैंक टाइम जो है कितना होता है जी? 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -44 सेकेंड। ठीक है जी, और इसको हम क्वांटा ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। इसको हम क्वांटा ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है जी, वो है जी डायमेंशन। अच्छा जी, तो डायमेंशन क्या होता है? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी refers to the type and nature of the quantity in terms of its fundamental properties। अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर लें, अभी हमने पीछे इतने सारे यूनिट्स पढ़े हैं। हमने कहा जी जो है वो हमारे पास पार्सेक होता है डिस्टेंस का यूनिट, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है डिस्टेंस का यूनिट, हमारे पास माइक्रोन होता है लेंथ का यूनिट। ठीक है जी, हमारे पास जो लाइट ईयर है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, मीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, सेंटीमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। तो ये जितने भी यूनिट्स के मैंने आपके सामने नाम लिए ना, इन सब की नेचर लेंथ वाली नेचर है। सो इन सब को हम एक ही डायमेंशन असाइन करते हैं, और वो डायमेंशन है टी। डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह से मैं कहता हूं जी एक दिन, ठीक है, एक साल, एक सेंचुरी, एक घंटा, एक महीना, एक मिनट, एक घंटा, एक सेकंड, ये जितनी भी क्वांटिटी मैंने आपके सामने बोली है, जितने भी यूनिट बोले हैं, इन सब की नेचर सेम है। इन सब की नेचर टाइम की नेचर है। सो इन सब को हम एक ही डायमेंशन असाइन करते हैं, और वो है जी टी। अच्छा जी, डायमेंशन से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या जहां से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके सामने बताने लगा हूं। सबसे पहले जी डायमेंशनल कांस्टेंट। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। वो जब लिमिटेशन लिखते हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस की, तो वो कहते हैं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो हमें कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं बताता, जो कि गलत है। ठीक है, अभी मैं आपको फर्क बताता हूं और फिर आपको समझ आएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट होते हैं? अच्छा, एक तो याद रखें कि कांस्टेंट हम ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से होते हैं? ये ऐसे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं जिनके साथ डायमेंशन एसोसिएट, यानी कि इनके डायमेंशन होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट है, लेकिन ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनका डायमेंशन भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैपिटल जी की बात करें, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है जी, इसका यूनिट क्या होता है जी? किलोग्राम। ठीक है, सॉरी, क्या यूनिट होता है जी इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कुछ इस तरह से होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एफ इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक लिखा मैंने। अच्छा, अब यहां पर आप देखें एक चीज, न्यूटन जो है यूनिट है, और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर। अब ये 1 किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और एक हमारे पास किलोग्राम भी बच गया। तो क्या डायमेंशन बना? एल क्यूब, ठीक है जी, m-1, एल क्यूब और t-2। तो ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशन होते हैं। ठीक है, दो तरह के कांस्टेंट हैं, एक ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशन होते हैं, और एक ऐसे कांस्टेंट्स जिनके डायमेंशन नहीं होते। तो अभी हमने जो कांस्टेंट पढ़े हैं, ये ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशन होते हैं। अब हम बात करते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स की। डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स ऑन द अदर हैंड आर फिजिकल कांस्टेंट्स दैट डू नॉट कैरी एनी डायमेंशन। they are pure numbers and are independent of the system of unit used। ठीक है, these constants remains the same regardless the choice of units। अब कोई भी यूनिट इस्तेमाल करें, ठीक है,
इनकी वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा, पाई, ई, आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, ठीक है। अब इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से यूलर कांस्टेंट ई, अल्फा, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, तो ये वो कांस्टेंट है जिनके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताता, ठीक है। इन्हें कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। लेकिन वो कांस्टेंट जिनके डायमेंशन होते हैं, जो हमने पीछे पढ़े हैं, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस उनके बारे में 100% बताता है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर लीजिएगा। अब आ गया जी हमारा टारगेट पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां से एमसीक्यूज आ सकता है। वो है किसी भी फिजिकल रिलेशन के अंदर आने वाले जो कांस्टेंट्स हैं उनका डायमेंशन कैसे निकालना है। मसलन ये जो पहली इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें दो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, ए और बी। अगर मुझे इनका डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालना है? पहले हम ए निकालते हैं, ठीक है। अब देखें, हमारे पास है पी प्लस ए ओवर वी स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को उसी फिजिकल क्वांटिटी में ऐड किया जा सकता है, किसी दूसरी में नहीं किया जा सकता। मसलन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन और टाइम का अगर आप प्रोडक्ट लें तो इसके जो डायमेंशन है वो भी वेलोसिटी के ही आते हैं। आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को तो ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन मैं ऐसे तो नहीं कर सकता वी एफ माइनस टी, ये तो गलत होगा क्योंकि टी का डायमेंशन और है, वेलोसिटी का और है। तो दो मुख्तलिफ डायमेंशन रखने वाली क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि ये जो a बाय वी स्क्वेयर है, कुछ भी हो जाए इसका डायमेंशन है तो प्रेशर का डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि a बाय वी स्क्वेयर का जो डायमेंशन है वो प्रेशर का डायमेंशन है। और बच्चों, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। अब हमें यहां से क्या चाहिए? हमें चाहिए a। वी स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब हम क्या करेंगे? ये v वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्या है? एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। तो अब एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एम एल स्क्वेयर और टी माइनस टू, सॉरी 3 टू द 6 हो जाएगा। तो फिर एल यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, एम एल 5 टी माइनस टू। तो ये है वो कांस्टेंट जो हमारी इक्वेशन में आ रहा था, और हमने इसका डायमेंशन निकाल दिया। अब आ जाए बी के ऊपर, ये है v माइनस बी। अब देखें, कुछ भी हो जाए b का डायमेंशन वही है जो वॉल्यूम का है, क्योंकि दो एक जैसे डायमेंशन रखने वाली क्वांटिटीज को ही माइनस किया जा सकता है। लिहाजा जो b का डायमेंशन है वो भी वॉल्यूम का डायमेंशन ही है, और वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो क्या है? एल क्यूब है, ठीक है। आगे दो और इक्वेशंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। आई इंटेंसिटी है, आई इज इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एल्फा और टी स्क्वेयर। अब मुझे इस एल्फा का डायमेंशन निकालना है। याद रखें, जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं ना, दे आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी क्वांटिटीज आ रही हैं उनका वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आपने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल में जो भी चीज़ है आपने उसको 1 के बराबर रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा निकालना है, तो ये बन जाएगा 1/t², और t का डायमेंशन टाइम का है, तो क्या आंसर आ गया? t-2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया जी? t-2। उसके बाद एक तीसरी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू के लॉग बी टी। x इज इक्वल टू के लॉग बी टी। अब मुझे इस b का डायमेंशन निकालना है। आपने याद रखना है कि लॉग भी डायमेंशन लेस होते हैं। इसका मतलब है कि लॉग के अंदर कुछ भी आ रहा है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, इट शुड बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि बी टी शुड बी इक्वल टू 1, और यहां से मुझे b का डायमेंशन निकालना है। t उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या बनेगा? t+1। इस तरह के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज के तौर पर दिए जाएंगे, और आपने उनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह
जो है वो आप इसमें यहां से एमसीक्यूज बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद जी कुछ लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशन, अच्छा यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, फिर उनकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ती है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हमें नहीं बताता। इट कैन नॉट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि ये नहीं बता सकता कि ये स्केलर है या वेक्टर है। उसके बाद कोई ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, उसको हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। तो ये इसकी लिमिटेशन है। आप वैसे ढूंढेंगे तो आपको 100 मिल जाएंगी, लेकिन हमने फोकस रखना है, प्रिसाइज रहना है, और हर वो चीज करनी है जो हमारे लिए हर तरह से इंपॉर्टेंट है। फजूल चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो अभी ये हमारा लेक्चर नंबर, जो यूनिट नंबर 1 है मेजरमेंट वाला, ये अभी हमने उसका एक लेक्चर पढ़ा है। अभी हमारा टाइम टेबल आपने देखा होगा, उसके अंदर एक और लेक्चर है, इंशाल्लाह वो कल होगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे प्रिसीजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, इसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैं आपके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट, अच्छा जब हमारा एक यूनिट कंप्लीट होगा ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज देंगे। उस दिन फ्राइडे वाले दिन सारा दिन आप एमसीक्यूज करेंगे, और शाम को जब क्लास में आएंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम भी डिस्कस होंगे, और साथ में एचआर के एमसीक्यूज भी आपको कराएंगे। उसके बाद हम अगला यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम बहुत स्लो कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि आपका पेस बन जाए, आपका स्टेमिना बन जाए। जब आपका पेस बन जाएगा तो उसके बाद हम स्पीड को तेज़ भी करेंगे। अभी मैं आपके माइक्स जो हैं उनको अनम्यूट करने लगा हूँ, ठीक है, ताकि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते अस्सलाम हैं। वालेकुम सर। अब आप अब आपको बिल्कुल बोलने की इजाज़त है।